नमस्कार दोस्तों। मैं आज चर्चा करूंगा, छोटा सा वीडियो है, 5 मिनट का वीडियो रखेंगे। आज चर्चा करेंगे ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे में क्या क्या किया जा सकता है। सामान्यतः हम लोग के डाउट होते हैं कि देखो यूपीएससी का ऐसे और यहाँ के ऐसे में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। वहाँ आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप बहुत अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत क्लियर करके लिखो। पूरा टाइम मिलता है, बहुत सफिशिएंट टाइम मिलता है। ऑल दो लोगों के ऐसे छूट जाते हैं, बट उसका रीज़न केवल ये होता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती। बट यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, जब आपको वर्ड्स को लिमिट कर दिया जाता है ना, छोटा कर दिया जाता है, तो आपको अच्छा ऐसे लिखने में दिक्कत आती है। लोग कहते हैं कि छोटा ऐसे आसान नहीं, छोटा ऐसे लिखना ज़्यादा टफ है बजाय बड़े ऐसे के लिखने के। बड़े ऐसे में क्या है, आप बहुत सारे डायमेंशंस पकड़ सकते हो, बहुत सारे डायमेंशंस को एक्सप्लेन कर सकते हो। वहाँ एक डायमेंशन छूट भी जाए तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन छोटे ऐसे में आपको कौन से डायमेंशन को पकड़ना है, कौन सा छोड़ना है, ये इट्स ए वेरी टफ जॉब। और छोटे ऐसे में टॉपिक तो देखो, ग्लोबल वार्मिंग जो टॉपिक है, अभी मैं एग्जांपल लूंगा, ये अपने आप में बहुत बड़े ऐसे का है, लेकिन वर्ड लिमिट कितनी दी हुई है, 250 वर्ड्स। इसका मतलब इट्स ए वेरी लिमिटेड सेगमेंट। एग्जांपल लेके बताऊंगा कि ऐसे छोटे छोटे ऐसेज में क्या किया जा सकता है। सबसे पहले देखो, ग्लोबल वार्मिंग, महात्मा गांधी, यह धरती सभी की आवश्यकता पूर्ति के संसाधन तो रखती है, परंतु किसी एक के लालच पूर्ति की नहीं। महात्मा गांधी का ये कथन है, हम सबको पता होगा, मैंने शेयर भी कर दिया है, लिंक भी शेयर कर दिए है। महात्मा गांधी जी के 100 कथन है, उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों ही वाक्यों में है, मतलब दोनों ही लैंग्वेजेस में है। तो ये कोई मत कहना कि सर हमें नहीं पता। याद करना शुरू करो, रटना शुरू करो, और जब रट के इनकॉर्पोरेट करोगे ना, तब जाके कुछ हो पाएगा। इनकॉर्पोरेट का मतलब लिखोगे आंसर में। याद तो सबको होते हैं, लेकिन जब मैं आंसर लिख रहा होता हूं ना, तब क्या मुझे याद आता है। और सबसे बड़ी बात, कौन से स्टेटमेंट को कहाँ किस जगह लिखना है, यही तो समझने की कला है। और ये कहाँ एक्सपेरिमेंट करना है। आप जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो या फिर जो भी आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, वहां पे ये कला आपको जज करनी है, वहां ये कला आपको अंडरस्टैंड करनी है, वहां इनकॉर्पोरेट करनी है, वहां टेस्ट करानी है कितना सही है कितना गलत। ठीक है, पहली चीज मैंने शुरुआत, देखो ग्लोबल वार्मिंग की एक शुरुआत है, इससे एक्चुअली बहुत ही अच्छी शुरुआत कहा जाएगा, मैं बताऊं, क्योंकि मैंने सटीक सटीक कारण बता दिया कि ये धरती में ग्लोबल वार्मिंग हुई क्यों। क्योंकि हमने प्रकृति का शोषण करना शुरू कर दिया, हम लालची हो गए, हम संतुलन में रहे। तो हमारी मेरी जो शुरुआत है इस ऐसे की, बहुत बढ़िया। मैं मतलब अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं अगर जज करूंगा तो उस हिसाब से मैं ये कहूंगा कि हाँ ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट से शुरुआत की। अब आगे क्या है, प्रकृति के दोहन की सीमा को तय करता है, जैसे मनुष्य द्वारा लगातार तोड़ा गया। मतलब किसको, सीमा को लगातार तोड़ा गया। सर्वाधिक घातक परिणाम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक तापन। अब मैंने है ना टेक्निकल वर्ड्स में ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन भी दी है। अब आप पता है, कोई भी ये चीज आपको नहीं कहेगा कि आप ये बना के आओ। मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल बना के आओ। आपको कोई अच्छा फ्लो चार्ट आता है, आपको कोई अच्छा मैप आता है, आपको कोई अच्छा डायग्राम आता है, आप जरूर ऐसे में बना के आओ। आजकल वो ढर्रा जो है ना, कि बिल्कुल पैराग्राफ 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 में लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, सब बढ़िया हो जाएगा। और एक्चुअली इट्स ए ज्योग्राफिकल टॉपिक, समझ रहे हो आप। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो ज्योग्राफी यानी भूगोल का टॉपिक है। भूगोल के टॉपिक में आप भूगोल की कुछ टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर, कुछ करनी है, ये ध्यान रखना, कुछ टर्मिनोलॉजी करनी है। ये नहीं कि भूगोल का सारा ज्ञान इसमें डाल दो, ऐसा भी नहीं करना है, ये भी समझने की चीज है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी तो लेकिन आपको यूज करनी पड़ेगी। टेक्निकल वर्ड्स में मैंने डेफिनेशन दी थी कि वैश्विक तापन क्या है, और एक ये डायग्राम है, ये आप डायग्राम यूज कर सकते हो। 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज की बात की गई, आपको याद है पेरिस क्लाइमेट एक्ट में, वो 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज, यही इंक्रीज है। ये जो गैप है ना वैश्विक तापन और जो हमारा पृथ्वी का औसत तापमान में, वो 2 डिग्री है। अगर इंक्रीज हो जाएगा तो फिर वैश्विक तापन हो जाएगा। और हिमयुग में हम रहे थे, आइस एज में, उस पर टाइम कितना टेम्परेचर था, 11 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डायग्राम अगर आप चाहो तो आप यूज कर सकते हो, इन फ्यूचर कहीं पे भी यूज कर सकते हो। करेक्ट डायग्राम, ऐसा डाउट मत करना। हाँ, ये और चीज ध्यान रखना कि कभी कभी जब मैं आंसर दिखा रहा हूं, हो सकता है उसमें फैक्चुअल चीजें कुछ हो सकता है गलत हो, क्योंकि यहां मैं आपको फैक्ट्स नहीं दे रहा हूं, ध्यान रखना। यहां मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि लिखना कैसे है। हो सकता है मैंने जब अटेम्प्ट किया हो तो वो फैक्ट मेरे को गलत याद हो, तो उसको मैंने बाद में रेक्टिफाई कर लिया होगा, समझ रहे हो, हटा दिया होगा, क्लियर कर लिया होगा, सही कर लिया होगा। तो सारे फैक्ट्स में मत जाना कि जो मैंने लिखा वो सब कुछ सही ही होगा। एक बार प्लीज आई रिक्वेस्ट क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं तो अपनी जो रफ कॉपी नोट्स कॉपी थी उसमें ऐड ऑन करता था ना, कि हाँ यार ये वहां गड़बड़ है, इसको ऐसे ऐड करेंगे अपन, इसको ऐसे सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पृथ्वी के औसत तापमान, ये डेफिनेशन दे दी टेक्निकल टर्म्स में, एक ग्राफ भी बना दिया, ठीक है, ये सॉर्टेड है।
उल्लेखनीय क्या है, भिन्न भिन्न दाब ताप पट्टियों में इसकी परिभाषा का स्वरूप जो भी है अलग अलग है। संयुक्त राष्ट्र एनवायरमेंट प्रोग्राम, जैसे यूएनईपी भी कहा जाता है, यूएनईपी, उसकी डेफिनेशन और उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार, उसकी रिपोर्ट भी डाल दी मैंने, ये समझो उसको, ऐसे में उसकी रिपोर्ट भी डाली है मैंने। स्वाभाविक प्रक्रिया, इसके कारण क्या है वो बता दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद साथ मनुष्य भी इस वैश्विक तापमान को गति और तीव्रता की जो है इंटेंसिटी और स्पीड जो है उसको तेज कर दिया, ये मैंने समझा दिया कि प्रॉब्लम कहाँ रही है। सी, ग्लोबल वार्मिंग इट्स ए कॉमन प्रोसेस, इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस, हमेशा होती ही आई है। क्यों? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। बट व्हाट हैज ह्यूमन डज, मनुष्य ने क्या किया वो मैंने बताना शुरू किया। कैसे? वो सारे कारण बता दिए मैंने अलग अलग तरीकों से। इसका परिणाम क्या है, घातक प्रभाव देखो, जोड़ा कैसे है, यहां देखो। जब मैंने पैराग्राफ बदला तो इसने मानव जीवन पर अत्यधिक घातक प्रभाव डाला है। अब घातक प्रभाव क्या है? हिम का पिघलना, समुद्र, इस तरीके से पैराग्राफ को जोड़ा जाता है। ऐसे में मेरी ऐसी राइटिंग अच्छी, मैं यूपीएससी में 161 मार्क्स स्कोर कर चुका हूं आउट ऑफ 250 ऐसे में। तो फॉर्चुनेटली मेरा जो पैटर्न है ऐसे लिखने का वो अच्छा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जोड़ा ऐसे जाता है। ऐसा मत सोचना मैं ऐसे तुक्के में बता रहा हूँ। आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऐसे बोथ द टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज लेकिन आरपीएससी में ऐसे की मार्किंग बड़ी अजीब तरीके से होती है, और बताऊंगा कभी इसका कारण, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है। उसका परिणाम संक्रमित बीमारियां, महामारी, बहुत सारी चीजें हैं। जलवायु शरणार्थी, बहुत कम लोग क्लाइमेट रिफ्यूज ये टर्म जानते हैं, हर कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग टर्म जानते हैं। लेकिन जो बहुत कम लोग टर्म जानते हैं, मैं उस टर्म को यूज कर रहा हूं। इस तरीके से आप अपने आंसर को अच्छा बनाते हो। बहुत क्रिटिकल टर्म है वैश्विक तापन से रिलेटेड। आईपीसीसी की बात कर दी मैंने, आईपीसीसी भी आप जानते हो, फुल फॉर्म भी लिखी है मैंने उसकी। आईपीसीसी ऑल दो इंग्लिश में लिखा है, सजेस्ट यही करूंगा कि इंग्लिश में ना लिखो, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखते भी हो तो भी मैंने देखो अंतर्राष्ट्रीय पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज लिख दिया है, उसकी रिपोर्ट का भी मैंने हवाला दिया है। आने वाले 50 वर्षों में इतने से अधिक द्वीपीय राष्ट्रों का अस्तित्व ये कम हो जाएगा, चेयरमैन का कथन। अब आईपीसीसी चेयरमैन का कथन देखो, जब भी क्लाइमेट चेंज की बात है, सीसी क्लाइमेट चेंज बनाई उसके लिए संस्था है, तो उसके चेयरमैन का कथन की इंपॉर्टेंस समझते हो ना। वैश्विक 2 कारणों से हुआ है, मानवीय गतिविधि, दूसरा मानवीय अकर्मण्यता। एक्चुअली इंग्लिश का स्टेटमेंट है ह्यूमन एक्शन एंड ह्यूमन इनएक्शन। ये था कि ग्लोबल वार्मिंग इज द मतलब आउटकम ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड ह्यूमन इनएक्शन, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था, उसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके लिखा है। तो बात समझ रहे हो कि इस सेंस में, इस तरीके से मैंने चीजों को डिपिक्ट किया है, इस अकर्मण्यता को परिवर्तित करने के प्रयास। अब देखो, पहले मैंने क्या बताया, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, उसके रीजन क्या क्या है, ह्यूमन क्या क्या रीजन है, उसके प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं, और अब मैं क्या बता रहा हूं कि हम उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। जैसे यूएनएफसीसी हो गया, पृथ्वी सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस पीस शांति सम्मेलन, किगाली समझौता, स्टॉकहोम समझौता, जैव विविधता सुरक्षा अभिसमय जैसे समझौते तेजी से लागू करो। एक दूसरे पर दोषारोपण एवं स्वार्थ की बजाय वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पे ये इसे कहते हैं ज्ञान चंदाई, मेरी भाषा में ज्ञान चंदाई भी कर दी, ठीक है। और हमारी जिम्मेदारी है और आने वाली पीढ़ी का अधिकार है। तो मतलब मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, कि एक अच्छा और जीवनोपयोगी वातावरण मिले जिससे सृष्टि निरंतर चलती रहे। और भी देखो, ये टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट पे फोकस मत करो, फोकस इस चीज पे करो कि कैसे कैसे मैंने एनरिच किया है आंसर को। मैंने तुम्हें रिपोर्ट्स बताई, मैंने तुम्हें अलग अलग स्टेटमेंट बताया, मैंने तुम्हें फैक्ट बताया, मैंने तुम्हें एक ग्राफ तक बना दिया, इसमें मैप बना दिया, सब कुछ बना दिया, और वसुदेव कुटुंबकम भी डाल दिया। हो सकता है तुम कोई श्लोक भी डाल देते प्रकृति से साथ जोड़ने वाला, तो इट इज पॉसिबल। और 14 मार्क्स दिए मुझे इनमें, तो मैं ठीक मानता हूँ 14 मार्क्स अच्छे, थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, मैं 13 देता, एक्चुअली 14 तो ज़्यादा अच्छे हो गए आउट ऑफ 20। 13 पे मैं रुक जाता, क्योंकि मेरे हिसाब से सही पूछो तो यहाँ पे अभी 2 लाइन बाकी हैं, तो मैं इन 2 लाइन में और भी कुछ लिख सकता था। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके और मार्क्स अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, तो मुझे लगता है ऐसे में वहाँ ठीक ही मार्क्स आएंगे आरपीएससी में। तो आई होप ऐसे की प्रैक्टिस करना शुरू करो। देखो 20 नंबर का है, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सरल है। आपकी जो बाकी सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज है ना, वो ही ऐसे में काम आती है। बट प्रॉब्लम क्या है, उस सब्जेक्ट की नॉलेज को हम यूज कैसे करें, यहां आती है प्रॉब्लम। हम वो जो यूटिलिटी है ना,
उसमें चैलेंज आता है। तो हमें वो यूटिलिटी समझनी होगी। अगर यूटिलिटी समझ जाएंगे हम, अच्छे से चीज़ों को जोड़ना आएगा, कहाँ किसको कैसे लिखना है, तो हमारा आंसर ना बहुत सुंदर बन जाएगा। ठीक है, ये हिंदी में है, सेम इंग्लिश वालों के लिए इट्स सेम, नथिंग एल्स। आपकी जो नॉलेज है वही तो है। भाषा पे मत जाओ, भाषा अभी अभी नहीं, भाषा पे प्रैक्टिस करना, भाषा साथ साथ जब लिख रहे हो तो भाषा की प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन अभी फोकस करो कि मुझे ऐसे लिखते टाइम क्या क्या चीज़ें रखनी। देखो, जब तुम्हें ये पता होगा ना कि मुझे क्या क्या चाहिए, तभी तो तुम उसको इकट्ठा करोगे। जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें चाहिए क्या, तो इकट्ठा कैसे करोगे? और ये तैयारी के लास्ट टाइम पे नहीं होता, ये मैं बता दूं तुम्हें, ये तैयारी के दौरान होता है कि हाँ हाँ आज ये मिल गया, कल वो मिल गया, परसों वो मिल गया। किसी ने सवाल पूछा कि सर ये आएंगे कहाँ से, कैसे इकट्ठा करते हो नोट्स, वो तो मैंने तुम्हें, जैसे गांधी जी वाली, उनको मैं रोज पढ़ लो ना, हर दिन एक एक सेंटेंस याद करो बस, और कुछ मत करो। रोज एक सेंटेंस याद करो, 100 दिन तो है, 100 स्टेटमेंट तो याद हो गए। समझ रहे हो? एक सेंटेंस याद कर लो, और एक वो मेरे ख्याल से मैंने क्या दिया, कोटेश, वो संस्कृत की लोकोक्ति है, फिर जो इंस्टीट्यूट के जो मोटो हैं वो दिए ना, रोज एक एक याद करो ना यार। बहुत सरल है। और बात में जब किसी दोस्त से बात करो तो उसके साथ शेयर करो कि हाँ ये याद हो गया। तो दिस इज द वे। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। बिल्कुल नहीं रुकना है, बिल्कुल नहीं थकना है, दौड़ते जाना है, गिरो पड़ो सब हो, लेकिन रुको मत, क्योंकि रुकने का समय अभी नहीं है, आएगा समय, तब रुक जाना, हौले हौले, शने शने, धीरे धीरे। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।